अमृतसर में स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी के घर के बाहर जंग का मैदान बन गया। नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हजारों लोग तनख्वाह बढ़ाने की मांग लेकर उनके घर के सामने पहुंच गए, जहां उनका सामना पुलिस वालों से हो गया। बैरिकेड लगाकर पहले से पुलिस वाले तैनात थे, जिनसे प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की भी ऐसी कि बैरिकेड का एक सिरा पुलिस वालों के हाथ में और दूसरा प्रदर्शनकारियों के हाथ में दिखने लगा। कभी पुलिस वाले आगे बढ़ते दिखने लगे, कभी प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को धकेलते दिखने लगे। धक्का मुक्की में एक पुलिस वाला तो जमीन पर गिर गया, हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने दम लगाया तो बैरिकेडिंग टूट गई और वो आगे बढ़ गए, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत एक और बैरिकेडिंग पहले से लगा दी गई थी। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी सरकार से तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बार बार की बैठकों से भी जब नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया। काले झंडे लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो पीपीई किट पहनकर पहुंचे। हम नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉयज हैं कि जो 12,000 के करीब मुलाजिम है, हमारा एम्प्लॉयज हैं जो बहुत ही 10-10, 15-15 हज़ार की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। अपने रोष प्रगट करने ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। हेल्थ मिनिस्टर साहब साडी सुनते नहीं, सानू सुनते नहीं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यूपी के कानपुर में एक बच्चे को गोद में लिए शख्स को पीटने के आरोपी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई और उसे निलंबित कर दिया गया। वहां के जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अस्पताल के गेट पर ताला जड़कर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाने के लिए डंडे उठा लिए। इसी दौरान उनके सामने प्रदर्शन में शामिल एक ऐसा शख्स आया जिसकी गोद में बच्चा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाता इंस्पेक्टर नहीं रुका और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के डंडे खा रहा शख्स चीखता रहा कि बच्चे को चोट लग जाएगी, लेकिन पुलिस वाले के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यही नहीं, पुलिस वाले ने उस शख्स को बच्चे समेत अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में खींचतान शुरू हो गई। बच्चा भी रोने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने इस बात की परवाह तक नहीं की और उस शख्स को बच्चे समेत खींचने लगे। बहुत मिन्नतें करने के बाद पुलिस ने उस शख्स को अपने बच्चे समेत जाने दिया, लेकिन इस मामले को तूल पकड़ने में देर नहीं लगी और देखते ही देखते इस पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने इस मुद्दे की आड़ में राज्य सरकार पर निशाना साधा और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी के सुर भी ऐसे ही नजर आए। हम समझते हैं कि इन सब घटनाओं के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिम्मेदार है। इसी बीच खबर आई कि आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे मामले में पुलिस के ऊपर बहुत कठोरता से कार्रवाई करते हुए निलंबित करने का काम किया गया और ये निर्देश किए गए हैं। कानपुर के जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने सरकारी आवास में पानी भरने की समस्या पर यह सारा बवाल किया था, जिसके बाद पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। किसान आंदोलन के खत्म करने के ऐलान के बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर तंबुओं को उखाड़ने का काम जारी है। केंद्र सरकार से लिखित भरोसा मिलते ही एक दिन पहले किसानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी करने लगे। सिंघू बॉर्डर से सामने आई तस्वीर में किसान उन तंबुओं को उखाड़ते दिखे जिनमें वो कई महीनों से बैठे थे। वहां एक दो नहीं बल्कि कई टेंट दिखाई दिए, जिन्हें हटाने में किसानों को काफी वक्त भी लगा। इस दौरान उनके चेहरे पर अपने घर जाने की भी खुशी साफ झलकी। खुशी में जाएंगे, पूरे फुल परछाए के लोग ऐसे खड़े हैं, राह में लंगर इतना लगा दिया। इस बीच कांग्रेस ने इसे किसानों की ऐतिहासिक जीत बताया और सरकार से उनकी मांगें जल्द पूरा करने की अपील की। ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जितनी भी मांगे सरकार ने मानी है आज लिखित रूप से, उन सभी मांगों को सरकार अमली जामा जल्दी पहनाने का काम करेगी। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसान अपना बोरिया बिस्तर समेटने के बाद उसे ट्रकों के जरिए वहां से हटाते दिखे और आंदोलन वाली जगहों को खाली करने का यह सिलसिला दिन भर जारी रहा। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के दूसरे बॉर्डरों से भी सामने आई, जिनमें टीकरी बॉर्डर भी शामिल रहा, जिसे खाली करने के लिए किसान अपने तंबुओं को हटाते दिखाई दिए। वहां भी किसानों को इस काम में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दिन भर वो एक एक तंबू को उखाड़ते और फिर उसे ट्रक में रखते नजर आए। एक तरफ जहां वो टेंट हटाने में व्यस्त रहे, वहीं दूसरी तरफ उनके खाने पीने का भी इंतजाम होता रहा। घर लौटने की खुशी में कुछ किसान तो वहां नाचने भी लगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी का सारा भाईचारा इकट्ठा होके जब ये जीत की खुशी है। हालांकि दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह खाली करने में अभी 1-2 दिन का और वक्त लग सकता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए।
सैनिक सम्मान के साथ दिल्ली के बराड़ स्क्वायर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तोपों की ध्वनि ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। 17 तोपों की सलामी के साथ जनरल को आखिरी विदाई दी गई। एक तरफ तोपों से गोले दागे जा रहे थे और दूसरी तरफ जनरल की बेटी उन्हें मुखाग्नि दे रही थी। जनरल रावत की विदाई ने केवल उनके परिवार या सेना के लोगों को नहीं, बल्कि आम लोगों को भी भावुक कर दिया। शमशान घाट के बाहर ऐसे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई जो केवल उनके पार्थिव शरीर की आखिरी झलक पाने के लिए पहुंचे और बस नारे ही लगाते रहे। शमशान घाट में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उनके अलावा सेना के भी कई बड़े अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तीनों सेनाओं के कई बड़े अधिकारी जनरल रावत को आखिरी सैल्यूट देने के लिए पहुंचे। हालांकि जनरल रावत के प्रति लोगों का प्यार और उनका सम्मान उस वक्त भी दिखा जब जनरल अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। दिल्ली के कामराज मार्ग पर उनके सरकारी घर से लेकर बराड़ स्क्वायर तक के सफर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और दिल्ली की सड़कों पर तिरंगे झंडे लहराते रहे। बड़ी संख्या तो ऐसे लोगों की रही जो जनरल रावत के पार्थिव शरीर के पीछे दौड़ते रहे। सीडीएस के पार्थिव शरीर को ले जा रहे सेना के ट्रक को फूलों से सजाया गया। काफिले में तीनों सेनाओं के जवानों की अलग अलग गाड़ियां और सेना के कई अफसरों की गाड़ियां चलती रहीं। तस्वीरें देखिए, लोग इकट्ठा हुए हैं, लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार ये पोस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ये झंडे बढ़ते जा रहे हैं। अंतिम यात्रा का रूट पहले से तय था, इसलिए दिल्ली के लोग हाथों में जनरल की तस्वीरों वाले छोटे छोटे पोस्टर बनवा कर लाए थे। कहीं कहीं तो सड़कों के किनारे बैनर लगाकर जनरल बिपिन रावत को सलाम करने वाले नारे लिखे गए। पूरी अंतिम यात्रा में देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। जनरल रावत का यह सफर उनके घर से शुरू हुआ, जहां कुछ घंटों के लिए लोगों को अंतिम दर्शन का मौका दिया गया था। लेकिन उनके घर के बाहर भी लोगों का इतना बड़ा हुजूम जमा हो गया कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भीड़ को संभालना ही एक चुनौती बन गया। क्योंकि जैसे ही जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने की खबर लोगों को पता चली, लोगों की भीड़ उनके घर पहुंचने लगी। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृह मंत्री काफी देर तक जनरल के परिवार से बातचीत करते रहे। बड़े नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, समाज सेवियों, सेना के अधिकारियों और न्यायपालिका से जुड़ी वीवीआईपी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। तय वक्त पर अंतिम दर्शन रोक दिए गए। जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान फूलों से सजे एक ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। देशभक्ति के नारे गूंजने लगे। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां भी आगे आगे चल पड़ी और बैंड की धुन बजने लगी। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ सेना पुलिस भी तैनात रही। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर का दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर बराड़ स्क्वायर में रखा गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एनएसए अजीत डोभाल ने भी ब्रिगेडियर लिद्दर को आखिरी सलाम किया। बराड़ स्क्वायर में उनके अंतिम दर्शन के लिए सेना के आला अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी जैसे ही वहां पहुंची, लोगों की आंखें नम हो गईं। परिवार के लोग इस भावुक लम्हे में खुद को रोने से नहीं रोक पाए, लेकिन रुला देने वाले इस माहौल में ब्रिगेडियर लिद्दर की बेटी की बातें सुनकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हर बेटी को लगता है उनके पापा सबसे बड़े हीरो होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जैसे हर बेटी के पापा उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और बहुत कुछ रह गया था देखने के लिए, पर देश के लिए गए हैं तो देश से बहुत उम्मीद है हमें। अंतिम दर्शन के बाद वो पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहायक के तौर पर काम कर चुके थे और उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें प्रमोशन भी मिलने वाला था। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से 100 से ज्यादा लोग भारत लौट आए। इन लोगों ने भारत के नागरिकों के अलावा अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी शामिल, जो काबुल से अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां ही नहीं बल्कि रामायण, महाभारत और गीता जैसे हिंदू ग्रंथ भी लाए, जिन्हें इन लोगों से खुद जेपी नड्डा ने एयरपोर्ट पहुंचकर लिया। वो इन ग्रंथों को अपने सर पर रखकर बाहर लाए और भरोसा दिया कि उन्हें इज्जत के साथ उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब को और हमारे महाभारत के ग्रंथों को और हमारे रामायण के ग्रंथों को यथास्थान पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब लोग लेते हैं।
भारत लौटे ये लोग जब काबुल से विमान पर चढ़े तो उन्होंने इन ग्रंथों को सर पर रखा था। भारत आने के बाद इन लोगों ने चैन की सांस ली। भारत सरकार की कोशिश है कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे दूसरे लोगों को भी भारत लाया जा सके। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर बवाल हो गया। फिर से बवाल हो गया। इस मुद्दे पर पिछले 2 महीनों से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में हंगामा हो रहा है और इस बार खुले में नमाज का विरोध सेक्टर 44 में हुआ, जहां आरोप लगा कि जुमे की नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने खदेड़ दिया। वो आ गए 2-4 नारे लगा के यहाँ पे पूरा डिस्टर्ब कर दिया, नमाज ही नहीं होने दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों को किसी तरह शांत कराया। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। खबर है कि बिगड़ते हालात को देखते हुए इस बार सेक्टर 37 में प्रशासन ने खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर वालों से मिलने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर आगरा पहुंचे। पृथ्वी सिंह उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया था, जिसके बाद से ही उनका परिवार सदमे में है। और दुख की इस घड़ी में घर वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले शहीद पृथ्वी सिंह की फोटो पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो शोक में डूबे पिता से मिले और काफी देर तक उनसे बातचीत की। उन्होंने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हम लोग पूरी संवेदना रखते हैं। इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इससे पहले आगरा की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहीद विंग कमांडर की याद में जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने खूब नारे भी लगाए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं पृथ्वी सिंह चौहान के घर के आसपास दिन भर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। बिहार के जमुई से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां एक महिला कोरोना की वैक्सीन से इतना डर गई कि जब वैक्सीन लगाने के लिए टीम उसके घर पहुंची तो वो घर से भाग गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने उसके पीछे दौड़ लगाकर उसे खेत में पकड़ा और उसके दिमाग से वैक्सीन का डर हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन महिला उन्हें देखते ही चीखने लगी। जैसे जैसे वैक्सीन उसके पास आती वो और जोर से रोना शुरू कर देती, जिससे निपटने के लिए उसकी आंखें तक बंद करनी पड़ी। ये पकड़ा पकड़ी का खेल काफी देर तक चला। वो आखिर तक वैक्सीन लगवाने में आनाकानी करती दिखी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने भी उसे टीका लगाकर ही दम लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों बाद बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से करीब 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा, जिससे बलरामपुर और गोरखपुर समेत 9 जिलों के करीब 29 लाख किसानों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट में 5 नदियों सरयू, घाघरा, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को जोड़ा गया और इसे बनाने में 9,800 करोड़ रुपए की लागत आई। यह परियोजना करीब 4 दशकों से अटकी थी, लेकिन पिछले 4 साल में इसे बनाने के काम में तेजी ला दी गई। 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने 100 सांसदों और मंत्रियों को चुनाव वाले राज्यों में लगाएगी, जिनसे कहा गया है कि वो शीतकालीन सत्र के बाकी बचे दिनों में संसद आने के बजाय उन राज्यों में काम करें जहां की जिम्मेदारी उनको दी गई है। 23 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सबको काम का जिम्मा बीजेपी ने सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक असम और पूर्वोत्तर के सांसद मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए मोर्चा संभालेंगे, जबकि महाराष्ट्र के सांसदों को गोवा की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के सांसद पंजाब में डेरा डालेंगे। इनके अलावा बाकी राज्यों के सांसद और मंत्री उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड भेजे जाने हैं, जिनसे विधानसभा चुनाव तक इन्हीं राज्यों में रहने के लिए कहा गया है। इनके अलावा बिहार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 16 जिलों की जिम्मेदारी अलग से दी गई। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच तीनों सेनाएं मिलकर करेंगी। न्यूज 18 को हादसे की जांच से जुड़ी कुछ अहम जानकारी मिली है, जिनमें सबसे अहम बात यह कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने एटीसी को हादसे से पहले केवल यह बताया था कि वो लैंड करने वाले हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की डिस्ट्रेस कॉल यानी कोई ऐसा संकेत या संदेश एटीसी को नहीं दिया जिससे पता चले कि वो किसी संकट में हैं। पायलट ने सुलूर के एटीसी को यह संदेश दिया था, जिसके बाद वो वेलिंगटन के हेलीपैड पर उतरने वाले थे। इसीलिए अब हादसे की जांच और भी ज्यादा अहम हो गई है, जिसमें तीनों सेनाओं को शामिल किया जाएगा।
एक ट्रायल सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को हेलीकॉप्टर हादसे की जांच का जिम्मा सौंपा गया। इसके साथ लोगों से यह अपील भी की गई है कि जब तक हादसे की जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी भी तरह की अटकलों से बचा जाए।